हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे अबाउट मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में। तो कुछ कंसंट्रेशन के प्रोसेसेस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। देखो, क्रशिंग ग्राइंडिंग करना है। बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिसमें लम्प्स, बड़े बड़े लम्प्स को हम क्रश्ड ओर में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन्स जहाँ पे ओर और इम्प्योरिटीज़ आपस में साइज में डिफर कर रहे हो, शेप में अलग हो, कलर में अलग हो, तो उनको हम इजीली हाथ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको हम कहते हैं लेविगेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, ओर इज डन इन दोज केसेस। ये हम जनरली हैवी मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं। गैंगवे, लाइटर और जो हमारे मेटल्स हैं वो हैवी होते हैं। दिस मैथड इज डन बाय सिंपली वॉशिंग। सिंपली हम उसको क्या कर रहे हैं, वॉश करते हैं। किसकी हेल्प से? विद अ स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर। हैवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स वाटर के साथ चले जाएंगे। इसको जनरली हम स्पेशली डिज़ाइन टेबल्स में यूज़ करते हैं या फिर उनकी हेल्प से हम करते हैं, जिनको हम कहते हैं विल्फले टेबल्स। क्या बोलते हैं उनको? विल्फले टेबल्स हम उस प्रोसेस को बोलते हैं। क्लियर है? ग्रेविटी सेपरेशन, वाटर की हेल्प से लाइटर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देना। ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन या हाइड्रोटिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दिस वन इज एल, टी की जगह एल कर लेना। नेक्स्ट मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान है। देखिए, दो बीकर अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ। स्टार्टिंग में हमने इस बीकर में यहाँ पे अपना ओर रखा, ओर के साथ हमने पाइन ऑयल मिक्स किया। उसके बाद हमने एक स्टेबलाइज़र, ये जो स्टेबलाइज़र या स्टिरर या स्टेबलाइज़र आप जो भी बोल सकते हैं, एयर पास किया। जब एयर यहाँ पे पास हुई तो फ्रोथ बने। फ्रोथ और या फोम किसके बने? पाइन ऑयल के बने हैं। और ये फोम पार्टिकल्स और पार्टिकल्स को अपने साथ स्टिक करके ऊपर ले आए सरफेस पे। फिर हमने उसको दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर लिया। कुछ टाइम के बाद जो फोम है वो डिसअपेयर हो जाएगा और हमें और मिल जाएगी। और यहाँ पे बॉटम में क्या रह गया? गैंगवे या इम्प्योरिटीज़। क्लियर? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जनरली हम इसको अप्लाई करते हैं गैंगवे पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है ये प्रोसेस। किन के लिए यूज़ होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए। कॉपर, लेड, जिंक। दिस टेक्निक फॉर द कंसंट्रेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल क्या है इसका? वेटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फाइड ओर्स एंड गैंगवे इम्प्योरिटीज़। जो सल्फाइड ओर्स हैं वो वेटेड बाय ऑयल एंड गैंगवे इम्प्योरिटीज बाय वाटर। सल्फाइड ओर्स जो हैं वो ऑयल के साथ स्टिक करना पसंद करती हैं और गैंगवे वाटर के साथ रहना पसंद करता है। एक्चुअल में क्या होता है? सल्फाइड ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, इज मिक्सड विद वाटर टू फॉर्म ए स्लरी इन अ टैंक। वाटर के साथ मिक्स करके एक स्लरी, एक सोल्यूशन बना दिया। टू दिस ऑयली कंपोनेंट सच एज पाइन ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल ऐड कर दिया। This oil increase the non-wettability of the sulfide ore particles by water. इस ऑयल ने क्या किया? जो सल्फाइड ओर्स थोड़ा बहुत पानी के साथ वेट हो रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया। नॉन वेटेबिलिटी, अब वो बिल्कुल भी पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट, ओर एंड ऑयल कॉन्स्टिट्यूट हाइड्रोफोबिक एंड वाटर रिपेलिंग कंपोनेंट। जो हमारी ओर थी और हमारा ऑयल था, ये दोनों ही हाइड्रोफोबिक हो गए। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से हेट करने वाले, पानी से दूर रहने वाले। जबकि गैंगवे क्या हो गया? लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक, पानी के साथ पानी को अट्रैक्ट करने वाला गैंगवे। और ऑयल क्या हो गए? पानी को रिपेल करने वाले। एयर को जब बबल किया हमने मिक्सचर से, स्टिर किया मैकेनिकली, गैंगवे पार्टिकल्स एक्ट एज एजिटेटर्स। जो गैंगवे पार्टिकल्स से मिट्टी थे वो एजिटेटर का काम कर रहे हैं, एजिटेटर, एंड हेल्प इन फॉर्मिंग बबल्स। बबल्स बनाने में हेल्प किया। द ऑयल हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए फ्रोथ। जो ऑयल है हमारे पास, जो पाइन ऑयल हमने ऐड किया था, रिमेंबर, पाइन ऑयल एंड यूकलिप्टस ऑयल, हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए फ्रोथ। उसने क्या किया? फ्रोथ बना दिया। द हाइड्रोफोबिक पार्ट राइजेज अलॉन्ग विद फ्रोथ। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है फ्रोथ के साथ ऊपर आ गया, एयर बबल्स। रिएजेंट्स जैसे एनिलीन हुआ, क्रिसोल हुआ, हम डालते हैं फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए कि जो फ्रोथ बना है, फोम बने, वो बहुत जल्दी ख़त्म ना हो जाए, थोड़ी देर स्टेबलाइज रहें। इनको हम कहते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। एक और ऑर्गेनिक रिएजेंट हम ऐड करते हैं, सोडियम एथाइल जेंथेट, जिसको हम कहते हैं कलेक्टर। ये कलेक्टर क्या करता है? फ्रोथ स्टेबलाइजर ने क्या किया? फ्रोथ को थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज किया ताकि बहुत वो जल्दी डीस्टेबलाइज ना हो जाए, जल्दी गायब ना हो जाए। उसके बाद कलेक्टर डाला। कलेक्टर ने क्या किया?
फर्दर चेक द मिसिबिलिटी ऑफ फोम कंटेनिंग सल्फाइड और पार्टिकल्स एंड वाटर कंटेनिंग गैंगवे पार्टिकल्स। इस कलेक्टर ने कंफर्म किया कि यहाँ से सारी ओर फॉर्म के साथ चली गई और गैंगवे पानी के साथ रह गया। मतलब दोनों की वेटेबिलिटी को चेक किया किसने? कलेक्टर ने। क्लियर? उसके बाद हमने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एक्टिवेटर्स को ऐड किया। अब एक्टिवेटर्स का काम क्या होता है? देखो, कुछ सल्फाइड ओर्स की फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पुअर होती है, फ्लोट नहीं कर पाती, मतलब ओर के साथ जाना ना कुछ सल्फाइड ओर के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एडिंग सर्टेन एक्टिवेटर्स विच आर देमसेल्व्स सल्फाइड्स ऑफ सम मेटल। जैसे ZnS का पुअर फ्लोटिंग नेचर है, वो फ्लोट नहीं कर पाता, तो हम क्या करेंगे ZnS के सोल्यूशन में हम CuSO4 ऐड कर देंगे। अब कॉपर +2 आयंस जो है वो S2 नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करेंगे, कॉपर सल्फाइड बना लिया। ये कॉपर सल्फाइड डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ ZnS। ZnS की फ्लोटिंग टेंडेंसी पुअर थी, हमने CuSO4 को ऐड किया, कॉपर +2 S2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके CuS बनाया और ZnS के सरफेस पे स्टिक कर गया। ओवरऑल क्या हो गया? अब उसकी फ्लोटिंग पावर बेटर हो गई ZnS के कंपैरिजन में, उसने फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर दिया। तो जो केमिकल्स फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में फ्रोथ की फ्लोटिंग टेंडेंसी को इंक्रीज करेंगे उनको हम क्या कहते हैं? रोल ऑफ एक्टिवेटर्स या एक्टिवेटर्स हम उसको बोलते हैं। रोल क्या होता है इनका? ये फ्लोटिंग टेंडेंसी को इम्प्रूव करते हैं, इट इम्प्रूव्स द फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है? जैसे Na2S जो है वो एक्टिवेटर का काम करता है मैलाचाइट ओर के लिए और एंजलिसाइट ओर के लिए। डिप्रेसेंट क्या होता है? इफ़ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ 2 सल्फाइड ओर्स, अगर हमारे पास 2 सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट है मिक्सचर में, तो हम एक ऐसा रिएजेंट डालेंगे जो किसी एक पर्टिकुलर ओर के साथ कंबाइन कर जाएगा और एनहांस इट्स फॉर्मेशन विद द अदर ओर। एक के साथ कंबाइन करके और दूसरे को एज इट इज़ रहने देगा, उसको हम कहते हैं डिप्रेसेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है ZnS और PbS, आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। हम क्या करेंगे? हम NaCN डाल देंगे, जो किसका काम कर रहा है यहाँ पे? डिप्रेसेंट का। रिमेंबर दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में NaCN किसका काम करता है? डिप्रेसेंट का। क्या किया NaCN ने? NaCN ने ZnS के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ZnS तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, गैंगवे के पास ही रुक गया, और PbS फ्रोथ के साथ कंबाइन करके बाहर चला गया। क्लियर है? चारों वर्ड। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होते हैं? जो फ्रोथ को स्टेबलाइज करें। कलेक्टर क्या होते हैं? जो मिसिबिलिटी ऑफ फॉर्म को चेक करे वापस से। एक्टिवेटर जो फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करे, एक एग्जांपल के साथ आपने बताना है इसको। और डिप्रेसेंट क्या होते हैं? अगर मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर्स हैं तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो उन दोनों में से एक के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का सिंपल सा मतलब है, ये उस केस में यूज़ किया जाएगा या तो ओर मैग्नेटिक हो या इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो। जैसे क्रोमाइट ओर, क्रोमियम का ओर है, वो मैग्नेटिक है नेचर में और उसमें नॉन मैग्नेटिक गैंगवे इम्प्योरिटीज़ हैं। ये 2 व्हील्स हैं, ये मैग्नेटिक रोलर है, ये नॉर्मल व्हील है। एक फनल की हेल्प से हम ओर को यहाँ पोर कर रहे हैं। जब ये ओर यहाँ पे पहुँचती है तो जो पार्ट मैग्नेटिक है वो इस रोलर के साथ स्टिक करने का ट्राई करेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो सीधा यहीं से फॉल डाउन कर जाएगा। सो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग हो गए और मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग हो गए। दिस इज मैग्नेटिक सेपरेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्रोमाइट ओर, क्रोमियम की ओर है क्रोमाइट, आयरन की ओर नहीं है, क्रोमियम की ओर है, मैग्नेटिक है नेचर में, और जबकि इम्प्योरिटीज़ कैसी हैं? नॉन मैग्नेटिक। दूसरा एग्जाम्पल, टिन स्टोन और कैसेटेराइट, ये दोनों नॉन मैग्नेटिक हैं जबकि इम्प्योरिटीज़ कैसी हैं? मैग्नेटिक हैं। क्लियर? मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज लीचिंग, जिसको हम बोलते हैं केमिकल सेपरेशन। इसमें हमें क्या करना है? इम्प्योर ओर इज ट्रीटेड विद सूटेबल रिएजेंट। जो इम्प्योर ओर है उसको हम एक रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, एसिड या बेस। व्हेन द ओर पार्टिकल्स डिजॉल्व, और पार्टिकल डिजॉल्व हो जाएंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, उसको हम कहेंगे लीचिंग। सिंपल लीचिंग का मतलब क्या है? ओर को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट की हेल्प से हमें अब क्या करना है? प्योरीफाई करना है, गैंगवे को रिमूव करना है। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना को लीच करना है बॉक्साइट से। बॉक्साइट होता है Al2O3,
अब यहाँ पे जो बॉक्साइट है ना Al2O3.H2O एल्यूमिनियम का ओर है और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिका। अब बॉक्साइट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया और NaOH डाल दिया उसमें, टेम्परेचर कंडीशंस मेंटेन करके Al2O3 NaOH के साथ रिमूव किया और एक कॉम्प्लेक्स बन गया। Fe2O3 और TiO2 तो रिएक्ट ही नहीं करते, वो सॉल्यूशन में एज इट इज़ रह जाएंगे। सिलिका SiO2 जो है उसने NaOH के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसको हम कहते हैं सोडियम सिलिकेट। इसको रिमूव करना इजी है, हम उसको इजीली रिमूव करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स बना सोडियम और एल्यूमिनियम का, इसको हमने CO2 के साथ रिएक्ट कराया। देखो ये लाइन देखो, एल्यूमिनेट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे जो एल्यूमिनेट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं CO2 पास करके। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा अमाउंट हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ऐड करना है टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दिस इज कॉल्ड सीडिंग। उसको हम क्या कहेंगे? सीडिंग। दिस कॉम्प्लेक्स CO2 के साथ हमने उसको क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम मिल गया और NaHCO3 बाहर। क्लियर? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम को फिर से हमने क्या किया? हीट किया और हमें प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन हो गया। यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को, एल्यूमिना को NaOH के साथ कॉम्प्लेक्स, जो इम्प्योरिटीज़ था Fe2O3 TiO2 ये रिएक्ट नहीं करते, SiO2 स्लैग बना के बाहर निकल जाता है। इस कॉम्प्लेक्स को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया CO2 से। लास्ट में हमने अपने हाइड्रेटेड फॉर्म को हीट करके अनहाइड्रेटेड बना दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। क्लियर है बेयर्स प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट इज लीचिंग ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड को हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? तो गोल्ड लिया, NaCN यहाँ पे ऐड किया। ये NaCN यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहा है। O2 वाटर के साथ रिएक्शन कराया, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिल गया। इस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स को हमने इससे गोल्ड से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करा दिया। जिंक ने गोल्ड को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और खुद उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया, हमें गोल्ड मिल गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैकआर्थर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस, या फिर मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, क्योंकि हम यहाँ पे NaCN यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्ड भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लीचिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम आर्जेंटाइट। आर्जेंटाइट सिल्वर का ओर है, इसने NaCN के साथ रिएक्ट किया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया। AgCN फिर NaCN के साथ रिएक्ट हुआ और फिर से एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना। क्लियर? यहाँ पे जो Na2S बना, इस Na2S को हम एयर के साथ रिएक्ट करके बाहर निकालते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, ताकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना चले। इस NaCl को, इस NaS को, Na2S को हमें साथ साथ रिमूव करना है ताकि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। दिस कॉम्प्लेक्स इज फर्दर ट्रीटेड विद जिंक एंड वी आर गेटिंग आवर प्योर Ag। ठीक है, तो गोल्ड को और सिल्वर को लीचिंग में भेजने के लिए हमने यूज़ किया NaCN। NaCN एक्ट एज सॉल्वेंट हेयर, जबकि NaCN फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किसके लिए यूज़ हो रहा था? बताइए, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किसके लिए यूज़ हुआ? एज अ डिप्रेसेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिफाइनिंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स। जो बीच के स्टेप्स हैं हमारे, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो फर्स्ट वन इज लिक्वेशन। लिक्वेशन के लिए क्या किया? एक हर्थ लिया, स्लोपिंग, यहाँ रखा इम्प्योर मेटल, स्लोपिंग हर्थ लिया। अब हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो मेटल यहाँ से मेल्ट होके कन्वर्ट होके यहाँ पे इकट्ठा हो गया। क्लियर है? लिक्वेशन प्रोसेस, सिंपली इम्प्योर मेटल को हमने हीट किया और वो कन्वर्ट होके कहाँ पे आ गया? एक सेपरेट बीकर में इकट्ठा हो गया। ये जो मेटल्स है ना, ये हम यूज़ करते हैं उन मेटल्स के लिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। सर्टेन मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट कैन बी प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है उनके लिए हम लिक्वेशन को यूज़ करते हैं। द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग हर्थ। स्लोपिंग हर्थ पे रख दिया, रिवर्बरेटरी फर्नेस है, इनर्ट एटमॉस्फेयर दिया CO का, और जो मेटल है वो मेल्ट हुआ और फ्लो डाउन द हर्थ, नीचे फ्लो करके आ गया। डिस्टिलेशन,
जैसे मेटल हो गए हमारे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बिस्मथ, मर्करी, कैडमियम, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, हम उनको भी रिकवर कर सकते हैं क्रूड मेटल से बाय डिस्टिलेशन। दे रिडली चेंज इनटू वेपर्स लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज। वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज पीछे रह जाती हैं। डिस्टिलेशन तो हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिनमें ईजिली ऑक्सीडाइजेबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। क्रूड मेटल्स जिनमें ईजिली ऑक्सीडाइजेबल इम्प्योरिटीज़ हैं उसके लिए हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास 2 एपरेटस है, एक क्यूपलेशन है और एक बेसमराइजेशन है। सिर्फ नाम याद रखिए, ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पोलिंग सर्टेन मेटल्स कंटेनिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ देयर ओन ऑक्साइड, ऐसे मेटल जिनमें खुद के ही ऑक्साइड की इम्प्योरिटी हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोलिंग। जैसे कॉपर ऑक्साइड CH4, मान लेते हैं कॉपर की ओर है जिसको हम, कॉपर मेटल है जिसको हम प्योर करना चाहते हैं, लास्ट में कॉपर ऑक्साइड बच गया थोड़ा सा, तो कॉपर ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, द क्रूड मेटल इज मेल्टेड इन अ बिग कंटेनर, जो क्रूड मेटल है उसको हमने एक बिग कंटेनर में लिया एंड इज देन स्टिर्ड विद द पोल्स ऑफ ग्रीन वुड, और ग्रीन वुड के पोल्स से उनको स्टिर कर दिया। ये ग्रीन वुड के पोल्स से इन्होंने मीथेन गैस रिलीज की। अब कॉपर ऑक्साइड मीथेन गैस के साथ रिएक्ट करके कॉपर, वाटर और CO में कन्वर्ट हो गया। सो पॉलिंग समझ आया। पॉलिंग उन मेटल्स के लिए जिनमें उन्हीं के खुद के ऑक्साइड एज अ इम्प्योरिटी हो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जोन रिफाइनिंग, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्या करना है इस प्रोसेस में, जो हमारी मेटल रॉड बनानी है एक बड़ी सी, और एक सर्कुलर हीटर लेना है। अब इस सर्कुलर हीटर को हम मूव करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम इस सर्कुलर हीटर को मूव करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो कोशिश करेंगी हीटर के साथ साथ चलने की, बिकॉज दे आर सोल्यूबल इन मोल्टन मेटल। हीटर के साथ साथ इम्प्योरिटीज चलेंगी तो हमें पीछे प्योर मेटल। बार बार हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। प्रिंसिपल क्या है इसका, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन मेटल देन इन सॉलिड मेटल। दोबारा सुनिए, एक मेटल का रोड लिया, एक सर्कुलर हीटर लगाया, शुरू में सर्कुलर हीटर यहाँ है, धीरे धीरे जैसे हम उसको मूव करेंगे इम्प्योरिटीज इस हीटर के साथ साथ मूव करने की कोशिश करेंगी क्योंकि वो मोल्टन मेटल में ज़्यादा सोल्यूबल है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा 5 से 6 बार इसको रिपीट करने के बाद कि एक कॉर्नर पे इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो जाएंगी जिसको हम कट करके रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वन इज वेपर फेज रिफाइनिंग। इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल को हमें वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है बाय सुटेबल लिविंग बिहाइंड द बाय सुटेबल मेथड। मतलब इम्प्योर मेटल लेके उसको किसी के साथ रिएक्ट कराना है और वॉलेटाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे ही टाइटेनियम लिया इम्प्योर फॉर्म में, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दी और TiI4 बना दिया। क्या मिल गया हमें, TiI4। इसको दोबारा हीट किया तो प्योर मेटल और आयोडीन जो है वो इम्प्योरिटीज़ के साथ बाहर चला गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेन आर्कल मेथड। वेन आर्कल मेथड टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए यूज़ होता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑलमोस्ट रिएक्शन सेम है। जर्कोनियम आयोडीन के साथ 870 पे ZrI4 में कन्वर्ट हो गया। ZrI4 2075 केल्विन पे जर्कोनियम और I2 में कन्वर्ट हुआ। क्लियर। मोन्स प्रोसेस जो है वो निकल को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। निकल मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके निकल कार्बोनाइल एक कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज वॉलेटाइल इन नेचर। दोबारा उसको 450 केल्विन पे हीट करेंगे एंड वी गेट प्योर निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज अवर क्रोमेटोग्राफिक मेथड। Different components present in a given sample are adsorbed to different extent। जो क्रोमेटोग्राफी मेथड है हमारा वो किसके बेसिस पे हम उसको पढ़ते हैं, एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम उसको स्टडी करते हैं। देखो हमने एक ट्यूब लिया, हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डायग्राम है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का है। दिस इज अ कॉलम, इसमें हमने एड्जॉर्बेंट भरा। अब ये एड्जॉर्बेंट सिलिका हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है। यहाँ पे हमने एक क्रोमेटोग्राम रखा, एक सॉल्यूशन जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, जिसमें 3 चीज़ें हैं A, B, C, और हम उनको अलग करना चाहते हैं। ऊपर से हमने एक ऐसा सॉल्वेंट डाला है जिसमें ये कंपोनेंट्स जो हैं वो सोल्यूबल हैं। क्लियर। अब A अगर एड्जॉर्ब अच्छे से होता है तो क्या करेगा, ऊपर ही रुक जाएगा।
जिसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर है वो ऊपर ही रुक गया, जिसका एड्जॉर्प्शन कम है वो सॉल्वेंट के साथ नीचे तक आ गया, फिर नीचे तक। फॉर्मर सॉल्वेंट का सप्लाई कंटिन्यू रखते रखते सी नीचे तक पहुंच जाएगा, हम उसको सेपरेट कर लेंगे, रिकवरी ऑफ कंपोनेंट सी। फिर सॉल्वेंट डालेंगे, इस बीकर को यहाँ से रिप्लेस करके दूसरा बीकर रखेंगे, हम क्या बोलेंगे, रिकवरी ऑफ कंपोनेंट बी, देन रिकवरी ऑफ कंपोनेंट ए। इस तरीके से हम इजीली एड्जॉर्प्शन पावर के बेसिस पे अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट एंड देयर रिकवरी विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी, देखिए, एक तो हमने इस कॉलम में सब्सटेंस फिल किया, जो हमने सब्सटेंस यहाँ फिल्ड किया है उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज। और यहाँ पे जो हमने क्रोमेटोग्राम लिया, सॉल्वेंट डाला, जो मूव करेगा उसको हम कहेंगे मोबाइल फेज। तो दो चीज़ें हैं, वन इज स्टेशनरी, ये जो मूव नहीं कर रहा स्टेशनरी, और जो मूव कर रहा है उसको हम कह रहे हैं मोबाइल फेज। वन इज स्टेशनरी फेज, अनदर वन इज मोबाइल फेज। तो इजीली हम इस तरीके से अपने कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर है क्रोमेटोग्राफी, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है आपके पास। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का, कभी कभी ट्रेसेस में नॉन मेटल आ जाता है। प्रिपरेशन सिंपल मिक्सिंग से, मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स बाय मेल्टिंग दैम एंड कूलिंग दैम। अलॉय जो है वो होमोजीनियस होता है नेचर में, कोरोजन के लिए मोर रेजिस्टेंट होता है, हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिविजुअल। मतलब जैसे जिन दो मेटल्स से मिलके बना है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ब्रोंज है, कॉपर और टिन से मिला है, तो कॉपर से ज़्यादा हार्ड है, कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टिन से ज़्यादा हार्ड है, टिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन, ब्रोंज। ये लेस मेलिएबल होते हैं और लेस डक्टाइल होते हैं। दे मे हैव हायर और लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा भी हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट और कम भी हो सकता है। दे हैव इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इम्प्रूव्ड होती हैं। दे हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन प्योर मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी लो होती है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखो, जैसे ब्रोंज कॉपर और टिन से मिलके बना है, कॉपर 90% होता है और टिन 10% होता है। ब्रोंज कॉपर और जिंक से मिलके बना है, 80% इज कॉपर, 20% इज जिंक। गन मेटल कॉपर 88%, टिन 10%, जिंक 2%। बेल मेटल जो है कॉपर 78% है, टिन 22% है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 90%, मैग्नीशियम 10%। दीज आर द यूजेस ऑफ दीज थिंग्स। तो अलॉय क्या है, अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर। उसके बाद अगर दो मेटल हमने जो मिलाए हैं उनमें से एक मेटल अलॉय फिक्स हो जाए तो उस अलॉय का नाम हो जाता है अमलगम। एन अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मर्करी। एक तो फिक्स हो गया मर्करी और दूसरा कोई और मेटल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अलॉय ऑफ गोल्ड का क्या मतलब है, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेट। जो गोल्ड की प्योरिटी है वो हम कैरेट में बात करते हैं। प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट, बट 24 कैरेट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए हम उसको ज्वेलरी बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। हम जनरली 22 कैरेट गोल्ड को ज्वेलरी बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, जिसमें 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड एंड द 2 पार्ट्स ऑफ आइदर सिल्वर और कॉपर। 22 पार्ट तो क्या है, प्योर गोल्ड है, और 2 पार्ट उसमें सिल्वर या कॉपर है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब हमारे मेटल का अपर सरफेस एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स की वजह से खराब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कोरोजन। मोस्टली मेटल कोरोड आफ्टर एक्सपोजिंग टू मॉइस्ट एयर। असेंशियल्स क्या क्या ज़रूरी क्या क्या कोरोजन के लिए, एयर, वाटर। आयरन का सरफेस जब कांटेक्ट में आता है मॉइस्ट एयर के में तो वो बनाता है Fe2O3.XH2, जिसको हम कहते हैं रस्ट। रस्ट कैसा होता है, रेड ब्राउन इन कलर। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम रस्टिंग को, पेंट कर दीजिए सरफेस को, ग्रीस या ऑयलिंग कर दीजिए। गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन क्या होता है, आयरन के सरफेस पे जिंक मेटल की लेयरिंग कर दो। आयरन के सरफेस पे जिंक मेटल की थिन लेयर कवर कर देना क्या कहलाता है, गैल्वनाइजेशन। टिन की भी कवरिंग कर सकते हैं, क्रोमियम की भी प्लेटिंग हम कर सकते हैं। अलॉय बना सकते हैं हम
व्हेन आयरन इज मिक्सड विद क्रोमियम एंड निकल, तो स्टेनलेस स्टील ऑब्टेन हो जाता है जो कि कोरोजन का रेजिस्टेंट है। डू नॉट गेट रस्टेड एट ऑल, जिसका रस्टिंग नहीं होता। सो हम अलॉय बना सकते हैं। टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग या जिंक प्लेटिंग, जिसको हम गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। ग्रीजिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। कुछ मेटल्स के आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, तो जो एल्यूमिनियम आर्टिकल हैं जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी शाइन खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। ये जो ऑक्साइड लेयर है काफ़ी टफ होती है और ये फर्दर कोरोजन नहीं होने देती एल्यूमिनियम का। कॉपर आर्टिकल्स जब कांटेक्ट में आते हैं एटमॉस्फेयर के तो अपनी शाइन को लूज करते हैं और एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, CuCO3.CuOH ट्वाइस। सिल्वर की बात करें तो Ag2S इज द कोरोजन ऑफ सिल्वर। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले याद रखनी है। एल्यूमिनियम के लिए Al2O3, कॉपर के लिए CuCO3.CuOH ट्वाइस और सिल्वर के लिए Ag2S। देखो, गोल्ड एंड प्लेटिनियम आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ये दोनों कोरोड नहीं होते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। गोल्ड और प्लेटिनियम को हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? नोबल मेटल्स। ये एक्वारीजिया में डिसॉल्व होते हैं। ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl। एक्वारीजिया क्या है? कंसनट्रेटेड HCl 3 पार्ट्स और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट। कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्वारीजिया। हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। गोल्ड और प्लेटिनियम दोनों इसमें डिसॉल्व होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल।